दोस्तों, मैं मिर्जा गालिब अली एक दफे फिर प्रीमियम लॉ क्लासेस लॉ अकेडमी के अंदर जो है स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि जो हमारे पिछले लेक्चर हुए हैं उसमें हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमारे लेक्चर सुने और पसंद आए और उनकी ही डिमांड पे कह लें या आप उनके एप्रिसिएशन के ऊपर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल की बात की जाए। हालांकि उससे पहले भी हम जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है और उसकी भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम प्रीएम्बल की बात करेंगे। और ये देखें आप, जो है डॉक्टर जे.एन. पांडे जो एक्स प्रोफेसर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रहे हैं, उनकी बुक है जिससे हम इसको पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि एक दफा फिर आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस साबित होगा। दोस्तों, ये अगर हम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखें, मैंने प्रीएम्बल को यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रीएम्बल मैंने पहले से आपके लिए लिख के रखा है। एक्चुअल में ये किसी भी जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए एक हाशिए की जरूरत होती है। एक चार दीवारी के अंदर हम वो काम करते हैं, तो ये हमारा प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी उसी हाशिए की तरह है जो हमारे जिसके बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारा है। और चूंकि ये इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो इसमें हम बात करते हैं कि ये है वी पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू। ये हमारा प्राइमरी स्टेटमेंट है इसका। और देखें, दो तरीके हैं इसको पढ़ने के लिए। एक, हम प्रीएम्बल को सीधा सीधा पढ़ लें कि प्रीएम्बल वी पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू लाइक सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure all the citizens justice of social, economical, practical, political and liberty of thought, expression, belief and faith। लेकिन सिर्फ इसको पढ़ लेने से जो है ना बात नहीं बनेगी, जब तक देखें हम जब तक एक एक चीज को समझेंगे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने जो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, उन लोगों ने किसके अंदर कोई भी लफ्ज, एक भी शब्द जो है वो बिना कारण नहीं रखा। तो अगर आप वाकई दिल से लॉ को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आपको एक एक वर्ड जो है वो इसका समझना पड़ेगा। और जब आपके दिल में उतरेगा तो आपको इसको पढ़ने में मजा आएगा, आपको इसको समझने में मजा आएगा। और उसके बाद में अगर आप लॉयर बनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो फिर एक अलग मजा है। और एक सिर्फ इसलिए कि पढ़ लेना तो एक डिफरेंट बात है, वो तो फिर आप कर सकते हैं। तो ये इसमें जो प्राइमरी इसका जो स्टेटमेंट है, द वी पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बनता है कि क्या करना चाहते हैं हम। तो हमने जो दृढ़ निश्चय किया है वो काहे के लिए किया है, तो वो उसका जवाब जो है वो हमें ये 3 पॉइंट में मिल रहा है यहाँ पर। नंबर 1, वी वांट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सेक्युलर सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम इंडिया को जो है वो सॉवरन, सोशल, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब अगला जो सवाल पैदा होता है, वाई, क्यों कर रहे हैं ऐसा। उसका जवाब जो है ये अगले जो 3 हमारे पार्ट्स हैं इसके अंदर है। टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स, व्हाट जस्टिस, कौन सा जस्टिस, दैट शुड बी सोशली, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सेकेंड थिंग इज द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ। एंड द थर्ड थिंग इज इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो कि आजादी से पहले ऐसा नहीं था। एंड टू प्रमोट अमंग्स देम फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। This is the most important thing कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच में भाईचारा, दोस्ती बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी इंडिविजुअल डिग्निटी जो है वो बरकरार रहे, यूनिटी बरकरार रहे और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन,
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, दैट इज द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक स्टेटमेंट थी कि एक स्टेटमेंट दे दी गई और उसको लिख दिया गया और उसके बाद में, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द प्रेम्बल हैज इट्स मीनिंग, और उस मीनिंग के दायरे में ही इसको जो है रखा गया है। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ने जो रूलिंग्स दी हैं केशवानंद भारती केस में, दे सेज दैट ये जो प्रीएम्बल है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और जो कुछ करना है वो इसी दायरे के अंदर रह के करना है। मसलन ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर चारों तरफ आपको एक ये दिखाई दे रहा है, इसका एक बाउंड्री है। तो अब जो कुछ हमें करना है वो इस बाउंड्री के हम बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर करना है। यही जो महत्व है वो हमारे प्रीएम्बल जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका महत्व है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ हुआ ये सब? तो ये हुआ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। और किसने किया? This was done by the people of India। और ये इन्हीं लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, इन्हीं लोगों ने दिया, अपने आप को दिया, और वहीं से अथॉरिटी आई है। अब व्हाट पर्पस डज इट सर्व? ये जो प्रीएम्बल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्या अपने उद्देश्यों को पूरा करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि इसका सोर्स क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्रीएम्बल? सोर्स ऑफ द प्रीएम्बल इज द फर्स्ट लाइन। इफ वी से दिस इज द वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय लोगों की बात कर रहे हैं, तो इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया। ये कहीं से बाहर से नहीं आया है, किसी ने इम्पोज नहीं हमारे ऊपर किया, बट the people of India has enacted, adopted and gives it to ourselves। अपने आप को उन्होंने दिया है। The second thing is, इसके अंदर जो that is important, that is enacting clause जो इसकी है, it contains the enacting clause which brings into force the constitution। बन गया, लेकिन बन के इसको फोर्स कैसे होगा? तो इसके अंदर एक स्पेशल क्लॉज रखी गई जिसको हम इनेक्टिंग क्लॉज भी कहते हैं, टू ब्रिंग इट इनटू द फोर्स। ये जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो ये तब से हुआ, वहां से इसकी फोर्स हुई। एंड द थर्ड थिंग इज दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। यहाँ पर प्रीएम्बल ही जो है वो जिस हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जहां पे कि फंडामेंटल व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, तो ये जो हमें मिलते हैं फंडामेंटल राइट, हमारे यहाँ हर आदमी फंडामेंटल राइट की बात करता है, तो वो हमारे प्रीएम्बल जो है, वही प्रीएम्बल जो है हमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इट डिक्लेयर्स ग्रेट राइट एंड फ्रीडम विच पीपल ऑफ इंडिया इंटेंटिंग टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। ये जो है पीपल ऑफ इंडिया जो तमाम सिटीजन्स को, तमाम भारतीय नागरिकों को जो राइट्स देना चाहते हैं, जो आजादी देना चाहते हैं, वो जो है हमें इसके अंदर डिक्लेयर की गई है। द बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो हमें देना चाहता है वो इसके अंदर है, और पॉलिटी विच वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड, राजनीतिक परिवेश जैसा हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें खास बात क्या है? देखिए, बात यह है कि भारत के लोग और भारत की जनता ने तय किया, अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तथा स्वायत्त संविधान सभा के माध्यम से इसको बनाया गया। ये एक खास बात है। कोई ये जो हमारा प्रीएम्बल है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये कोई बाहर से हमारे ऊपर इम्पोज नहीं किया गया, किसी और ने हमारे ऊपर लाके नहीं रख दिया कि भाई आपको इसको फॉलो करना है। दिस इज, ये जो हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय लोग जो हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा और संविधान सभा के माध्यम से
ये जो है इसको अडॉप्ट किया है, इसको एनेक्ट किया है और इसको लागू कराया है। प्रीएम्बल ने एक विशेष बात, एक खास बात ये की है, दैट इज इम्पोर्टेंट, और स्पष्ट रूप से इसमें बताई गई है द अथॉरिटी ऑफ, व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से आया कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया इज द अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज नो सबऑर्डिनेशन टू एक्सटर्नल बॉडी। कोई भी किसी बाहरी जो आपका बाहरी बॉडी है, कोई बाहरी शक्ति है, उसका कोई सबऑर्डिनेशन नहीं है, उसका उसके अधीन नहीं है। ये इसमें यहाँ पर ये क्लॉज, ये बात क्यों कही गई, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिंदुस्तान की आजादी से पहले हम जो थे वो डोमिनियन थे, ब्रिटिश राज के थे, उनके हम उपनिवेश थे, हमारे जैसे बहुत सारे थे, अफ्रीका था और तमाम थे। तो जो भी हमारे ऊपर हमारे कानून बनाए जा रहे थे वो सब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए जा रहे थे, इंग्लैंड से बनाए जाते थे, और वो हमें हमारे ऊपर लाके जो है वो रख दिए जाते थे कि आपको इन कानूनों का पालन करना है। यहाँ के जो भी उस वक्त में रिप्रेजेंटेटिव थे वो किंग को बताते थे भैया ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है या नहीं है, या उसी के तहत वो लोग वहां से एक कानून बनाते थे और वो कानून को यहाँ पर लेके आ जाते थे और उस कानून हमारे ऊपर इम्पोज करते थे। तो इसका मतलब ये है कि जब तक भारत स्वायत्त नहीं था, सॉवरन नहीं था, हमारे अपने डिसीजंस नहीं होते थे, कोई गवर्नमेंट जो थी वो गवर्नमेंट बैठी हुई थी कहीं और वहां से वो डिसीजन हमारे लिए लेते थे। तो वी वर द इंडियन नेशन वाज नॉट सॉवरन एंड देयर वाज सम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ। तो इस वजह से एक विशेष ये है कि प्रेमबल ने हमें एक खास बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्पेसिफिकली डिक्लेयर की है कि दैट वी पीपल ऑफ द इंडिया आर द अथॉरिटी एंड टू कॉन्स्टिट्यूट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज नो सबऑर्डिनेशन टू एनी एक्सटर्नल बॉडी। किसी एक्सटर्नल बॉडी के हम सबऑर्डिनेट्स नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये चारों टर्म्स जो हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक का एक महत्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सॉवरन। सॉवरन क्या चीज है? सॉवरन पावर मीन्स एब्सोल्यूट और अनकंट्रोल्ड। पहले हम सॉवरन नहीं थे, हम जो है एब्सोल्यूट नहीं थे, संपूर्ण शक्ति हमारे पास नहीं थी, हमारी शक्तियां जो थी किसी और के पास थी और हम सिर्फ उनको फॉलो कर रहे थे। बट द सॉवरेनिटी गिव्स अस द एब्सोल्यूट पावर, द अनकंट्रोल्ड पावर। और एक विद्वान हुए हैं लॉ के, कोली उनका नाम हुआ है, उन्होंने सेज ए स्टेट इज सॉवरन वेयर देयर रिजाइड्स विद इन itself is supreme and absolute power। within की बात करें, अंदर ही सुप्रीम पावर है एंड एब्सोल्यूट पावर है, acknowledging no superior। और इसमें एक खास बात यह है कि किसी दूसरे सुपीरियर की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। देयर इज नो सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द पावर्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग फॉर द सॉवरेनिटी। means India is no more dependent on any outside authority। जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि हमारी जो सारे डिसीजंस होते थे बाहर से होते थे, लेकिन as soon as India becomes free and हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो we became the Indian country became the sovereign power and there is no external pressure or external interference in the decision making and we are the absolute power। India is the absolute power within itself। सॉवरन शब्द जो है, देखिए इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एब्सोल्यूट संपूर्ण भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी इसको कह सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर कह सकते हैं, आप इसको अल्टीमेट पावर भी कह सकते हैं, द लास्ट पावर कह सकते हैं, द बाउंडलेस पावर कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे साइनोनिम्स भी हैं जो हम इसको लिए यूज कर सकते हैं। सॉवरन मीन्स, इसको समझना चाहिए, सॉवरन का मतलब क्या है कि आजादी से पहले हम सॉवरन नहीं थे, इंडिया सॉवरन नहीं था। देयर वर द अदर पीपल, other government outside the Indian borders
who was making the decisions was the Indian people, and they were enacting the law for the Indian people, and they were just putting those law, enforcing those laws on the Indian people. लेकिन जब से इंडिया आजाद हुआ, जैसे डिक्लेरेशन हुआ, उसके फौरन बाद वी बिकेम द सॉवरन पावर। इसका एक क्रिटिसिज्म भी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये आप जान लें कि इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। इंडिया जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर है। तो कुछ लोगों का कहना ये था बिकॉज इंडिया इज द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ तो आप सॉवरन कहाँ हो गया, तो ऐसा नहीं है। बात यह है कि 1926 के अंदर जो है ब्रिटिश डोमिनियंस जितने भी थे, उनके उपनिवेश थे, जिसमें इंडिया भी था, अफ्रीका भी था और तमाम बहुत सारे थे। तो उन्होंने एक जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक डिक्लेरेशन हुआ, और डिक्लेरेशन ये हुआ कि जितने भी डोमिनियंस ऑफ द ब्रिटिशर्स हैं, दे एग्रीड दैट दे ऑल आर इक्वल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी विद ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के इक्वल मेंबर्स हैं, उनके अंदर कोई मसलन भेदभाव नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत अच्छा है या अफ्रीका बहुत अच्छा है और या ब्रिटिश एम्पायर जो है वो बहुत अच्छा है, दे आर ऑल इक्वल। तो उसके तहत ही जो है इंडिया जब आजाद हो गया तो जो हमारे संविधान निर्माता थे या उस वक्त में जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या और जो भी गवर्नमेंट की बॉडीज रही हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल रिमेन द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ बट वी आर सॉवरन। जो पहले हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे वो हम नहीं रहे और हम सॉवरन हैं, लेकिन हम कॉमनवेल्थ के हिस्सा बने रहे। और इट वॉज वेल विद इन द पावर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ये खास बात थी। तो इसमें अगर हम उसका हिस्सा रहे तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म जो है कि आप कॉमनवेल्थ के मेंबर रहे हैं साहब, और क्योंकि कॉमनवेल्थ ब्रिटिश सरकार के जब द्वारा बनाया गया था, आजादी से पहले बनाया गया था, तो आप सॉवरन नहीं रहे, ऐसा नहीं है। देन द सेकेंड टर्म इज द सोशलिस्ट। दिस इज द सेकेंड टर्म। सोशल थर्ड टर्म दैट इज सोशलिस्ट, सोशल समाजवादी। इसका जो अपोजिट होता है वो कंजर्वेटिव होता है। तो समाजवादी का मतलब क्या हुआ, सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ, द सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट एडवोकेट्स द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल एंड बाय द कम्युनिटी एज ए होल। ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये हम एज अ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि इसमें ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन ऑफ जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका प्रोडक्शन और उनका कंट्रोल वो किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं रहा। दैट कंट्रोल इज थ्रू द कम्युनिटी, एंड वो कम्युनिटी जो है वो हमारी गवर्नमेंट को वो पावर्स, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर देती है। उसके थ्रू जो है वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक के पास बहुत ज्यादा हो गया और एक के पास कुछ भी नहीं रहा, ऐसा नहीं है, समझा। तो दैट इज सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू जो है हमने उसको कंट्रोल किया। द नेक्स्ट टर्म इट कम्स आउट सेक्युलर। अब सेक्युलर नॉर्मली हम कह देते हैं धर्मनिरपेक्ष हैं साहब, कोई जो मीन्स के द स्टेट इटसेल्फ डजंट हैव एनी रिलीजन, द स्टेट इज नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन, इट इज नॉट गिविंग एनी प्रायोरिटी टू एनी रिलीजन। सब अपने अपने फेथ को फॉलो करने के लिए फ्री हैं, लेकिन स्टेट का पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है, एंड स्टेट विल नॉट प्रोपगेट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को अगर आप इसकी बात करें डेफिनेशन, सेक्युलरिज्म मीन्स generally is that the state had no religion and it will itself not propagate or follow any particular belief or faith. Its religion will be treated, all the religions will be treated equally, and state will not discriminate in the
लाइक फेथ ऑफ द पीपल के वो किसी को सपोर्ट करे या किसी का विरोध करे. एंड द अदर इफ वी विल टेक इट इनटू द ब्रॉड रेंज, सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम सिविक अफेयर्स. जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है इसको डिवाइड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि स्टेट का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है और ये दोनों चीजें अलग अलग हैं. देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन दीज टू. एंड जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ जो है सिविक अफेयर्स की बात करेगी, नॉट द रिलीजन. सेक्युलरिज्म का और बहुत सारे मीनिंग्स हैं जिसमें लाइक एंटी क्लैरिकलिज्म जो है, जिसको हम हिंदी में कहें कठमुल्लावाद भी कह देते हैं, या पंडितों का राज कह सकते हैं, या पादरियों का इन्फ्लुएंस कह सकते हैं. तो ये सेक्युलरिज्म जो है उसके अपोजिट है बिल्कुल. सेकेंड इज एथिइज्म. कुछ लोग नास्तिक होते हैं. सेक्युलरिज्म इज ए लाइक जो किसी चीज को नहीं मानता, वही जो है एथिज्म भी कहता है. नेचुरलिज्म, प्राकृतिक के कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं सब ये सिर्फ नेचुरल लॉ जो है वही उनका ही फोर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है. सेक्युलरिज्म का एक मीनिंग जो है वो बैनिशमेंट ऑफ रिलीजियस सिंबल्स फ्रॉम पब्लिक स्फेयर. हम हमारे यहाँ इंडिया में खास तौर से, और मे बी इन बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो हम रिलीजियस फेथ को अपने पहन के चलते हैं, या आपने जगह जगह पर देखा होगा कहीं एक स्टैचू है, कहीं दूसरा स्टैचू है, कहीं तीसरा है. तो ये सेक्युलरिज्म का एक्चुअल मीनिंग ये है कि देयर शुड बी नो रिलीजियस सिंबल एनीवेयर इन पब्लिक लाइफ. कहीं पे भी नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग सेक्युलरिज्म. और अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स देयर इज सम रिलीजन प्रिवेलिंग. अब द नेक्स्ट टर्म कम्स, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. लोकतंत्र, गणतंत्र की हम बात करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि पीपल आर चूजिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव फॉर गवर्निंग देयर डेली अफेयर्स. गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये जो है मेन चीज है. आप इसको यहाँ पे रूल ऑफ मेजोरिटी को कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए. ये बात, रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का रूल. बहुत सारे, हालांकि आजकल होता ऐसे ही है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप किसी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाला अभी हो गया, उसके ज्यादा लोग हैं तो उसका रूल हो गया, दूसरे का ज्यादा हो गया तो उसको. लेकिन यहाँ पर जो हम मेजोरिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेजोरिटी की बात कर रहा है, दैट इज द मेजोरिटी जहां पर लोग मिलके एक तरफ हो जाएं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए. दैट इज द रूल ऑफ द मेजोरिटी. मेजोरिटी कायदे में तो होना चाहिए कि अगर 100 लोग हैं तो जहां पर 50 हो या 51 हो या 52 हो तो दैट इज शुड बी मेजोरिटी. लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अब आपने इलेक्शंस में देखा होगा कि 60% वोट हुए, उस 60% वोट के अंदर जिसकी मेजोरिटी हो जाती है उसको जिसको लोग मिल के चुन लेते हैं, वही उसी का रूल होता है, वही दैट इज द रूल ऑफ द मेजोरिटी होता है. ए गवर्नमेंट वेयर सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन पीपल. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक मीनिंग ये भी है, ए गवर्नमेंट वेयर सुप्रीम पावर इज वेस्टेड विद द पीपल. किसी और के हाथ में नहीं है, वो लोगों के हाथ में. वो कब जब भी नई सरकार आती है, जब भी नई इलेक्शन होगी तो दे कैन चेंज द गवर्नमेंट. दैट्स व्हाई ऑल द पावर इज वेस्टेड विद द पीपल ऑफ इंडिया. जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वी पीपल ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर जो है हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है, इसका जो उद्देश्य था वो यहाँ पर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के थ्रू जो है पूरा कर रहे हैं. बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम एंड दे आर चूजिंग देयर गवर्नमेंट
and the all power is vested in the people. How they use the power, by direct or indirect, through a system of representative, usually involving periodically held election. ये यूज जो हम कैसे अपनी पावर को यूज करते हैं, हम इसको कई लेवल पे यूज करते हैं। इसको हम गांव के अंदर प्रधान के इलेक्शन में यूज करते हैं, अगर हम शहर में हैं तो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में यूज करते हैं, हम एमएलए के लिए यूज करते हैं, हम इसको स्टेट की असेंबली के लिए, उसके बाद हम एमपी बनाते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो वो क्या है, वो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट, दो तरीके से होता है। और इसको हम क्या करते हैं, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हम डायरेक्टली उसके अंदर जो है वोटिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन वहां पर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, और जो कि पीरियडिकली हेल्ड इलेक्शन के बाद हम 5 साल में उसको जो है चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें खास बात क्या है, खास बात इसमें ये है, तो डेमोक्रेटिक स्टेट में इलेक्टेड हेड जो है वो लोगों द्वारा चुना हुआ भी हो सकता है, और एक वो जो हेरिडिटरी आता है वंश के हिसाब से कि भाई वो राजा था, उसका बेटा राजा हो गया और उसने उसको बना दिया, लोगों को इकट्ठा कहा कि साहब इसको चुन लिया गया। तो ये भी डेमोक्रेसी का एक नियम है, जैसा कि हमारे यहाँ पे मोस्टली सऊदी अरब का जो मामलात हैं वो ऐसे ही। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है उसके अंदर जो हेड ऑफ स्टेट इज दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर रिपब्लिक है तो वो जो है वो हेरिडेटरी हो ही नहीं सकता। रिपब्लिक के लिए जरूरी है कि द हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल। इन रिपब्लिक इट विल बी इलेक्टेड हेड फॉर द फिक्स टर्म। ये भी खास बात है कि इलेक्टेड हेड होगा एंड ही विल रिमेन इन दैट पोस्ट फॉर ए फिक्स टर्म। रूलर आर इलेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। जो थियोक्रेटिक स्टेट होते हैं या जो डेमोक्रेसी बराए नाम जहां पर होती है सिर्फ दिखाने के लिए, और हेरिडिटरी जिनके अंदर हेड्स होते हैं, तो वहां पे कोई किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, किसी की कोई जवाबदारी नहीं होती। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट विद द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहां पर लोगों का राज होता है, वहां पे क्या होता है, ये जो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। उनकी जवाबदेही जो है वो होती है लोगों के प्रति होती है। डेमोक्रेट सेट में बी ऑफ 2 टाइप। ये सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है 2 तरह का हो सकता है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड का जो सिस्टम है वो डायरेक्ट सिस्टम है, और अगर हम इंडिया के अपने देश की बात करें तो ये जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यहाँ पर हम जो है लोगों को चुनते हैं, अपने माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और उसको हम जो है सेंटर में या स्टेट में जहां पे भी इलेक्शन जिस भी पोस्ट के लिए होता है या जिस भी सीट के लिए होता है उसको हम भेजते हैं। डेमोक्रेसी जो मीन्स है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सिर्फ ये डेमोक्रेसी की जहां तक हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो है सिर्फ ये जो है एक ही तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी जो है इट शुड बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इट शुड बी सोशल डेमोक्रेसी, इट शुड बी इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी ऑल्सो। तो दोस्तों ये हमारा अभी हमने प्रीएम्बल की बात करी है। तो प्रीएम्बल क्या हमने इस वाले पार्ट में 3 यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, शुरू की बातें करी हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करी है। अभी हम एक चूंकि अगर प्रीएम्बल को सही ढंग से समझना तो इसको हमें और इलेबोरेट करना पड़ेगा। दैट विल बी वी विल टेक इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। वो इफ द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन the parliament had power to change preamble or to remove it। तो ये सब चीज बातें जो हैं हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो बात करेंगे। सेकंड पार्ट जब हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे, उसके अंदर भी करेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको पहले की तरह ये लेक्चर जो है आप लोग इसको पसंद करेंगे, और अगर आप लोग किसी जरिए जो संपर्क करना चाहें तो 9312099246 मेरा नंबर है, और आप मेरे लेक्चर्स को लाइक करें, मुझे बताएं, और 9873738444 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपका कोई सवाल है आप इस पे भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाबात सही ढंग से दिए जाएं, अच्छे जवाब दिए जाएं, ताकि आपको जो है किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और अभी हमने मैं फिर दोहरा दूं आपको कि ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल है, हमने इसको पूरा किया है। ये जो नीचे का हमारा पार्ट है, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, thought of liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief and liberty of faith, equality of status and opportunity, and to promote fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nations। ये जो हम बात करेंगे सेकंड बात में बात करेंगे। अभी आज के लिए थैंक यू।